तो एक कहावत है कि अगर इस तरह से जीना हो तो इस तरह से जिए, ये दिन जो है आपका आखिरी हो। और इसी तरह सेम उसके लिए एप्लीकेबल होता है कि अगर लर्निंग जो है, लर्निंग एक हैबिट है, उसको इस तरह से ले करके चलिए कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं। जो अभिमन्यु ई मैगजीन है, आप उसको लेकर चल रहे हैं, स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पे आपने इसको लिया है और आज कोल इंडस्ट्री में इसकी एक पहचान बनी है अभिमन्यु क्वार्टरली मैगजीन की। तो सर, इसकी कैसे शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे मोटिव है और क्या कुछ अभी तक हुआ है इसके साथ? अभिमन्यु की अगर बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि अभिमन्यु जो है मैगजीन नहीं, एक मूवमेंट है। तो जैसे जो आपका मूल जो मैगजीन है उसमें जो आर्टिकल्स देखते हैं लोग, तो उसके लिए भी आप कुछ रिकॉग्निशन देते हैं जो बेस्ट आर्टिकल या कुछ ऐसा है? और जहाँ तक रिवार्ड के सिस्टम का बात है तो हर एक वॉल्यूम जो निकलता है उसमें 2 कैटेगरी में हम लोग रिवार्ड भी देते हैं। सीएमडी साहब के हाथों से दिलवाया जाता है। यंग ऑफिसर्स कोल इंडिया से यंग मैनेजर्स जुड़े हैं सर, और हम जो देख रहे हैं जिस हिसाब से लोग ये हो रहे हैं, हम लोग का जो एवरेज एज है, इन लोगों को आने वाले समय में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं इनके रोल को और क्या कुछ आप चाहते हैं कि ये पीढ़ी किस तरह से लीडरशिप के लिए अपने आप को तैयार करे? नमस्कार साथियों, एसीसीएल पॉडकास्ट ऊर्जावाणी के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्सियत है वो न केवल एक महत्वपूर्ण पद पर काम करते हैं, बल्कि लगातार सीखते रहने की, संपादन की और लेखनी की जो उनकी शैली है, जो उनका व्यक्तित्व का यह पक्ष है, वो हम सबको बहुत प्रेरित करता है। हम स्वागत करना चाहेंगे संजीव कुमार सर का। आप जनरल मैनेजर माइनिंग TS2 CMD के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही आपकी विशेष ख्याति है कोल इंडिया की जो एकमात्र ई मैगजीन क्वार्टरली है, अभिमन्यु ई मैगजीन, आप उसके चीफ एडिटर भी हैं। सर, एसीसीएल पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके एक संक्षिप्त परिचय से सर, जिसमें आप सर प्रोफेशनली आपके जो क्वालिफिकेशन रहे हो और सर जो आपकी ये करियर रही हो उसके बारे में थोड़ा हम दर्शकों को बताएं सर। धन्यवाद सनीश, सभी को मेरा सादर प्रणाम। एज फार एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो मेरा सफ़र जो है इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से रिसर्च तक का ओके जी, ग्रेट सर का रहा है सर। आई डिड माय बीटेक इन माइनिंग फ्रॉम ISM धनबाद। Thereafter I passed first class mine manager certificate of exam competency examination in the year 2001. And thereafter I have also completed MBA in finance. In the year 2011. And as far as professional career is concerned, तो मेरा सफ़र जो है मैनेजमेंट ट्रेनी से जनरल मैनेजर अभी तक का रहा है। As I have already told that I joined this organization Coal India Limited in the year 1997, in the month of July, and as a management trainee, and worked in different areas and as well as in quarter in different capacity, and now I am working as a general manager and looking after the corporate and technical services of CMDACC. जी सर, जो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सर, रिसर्च की बात की थी सर, वो PhD आप कर रहे हैं सर, वो किस विषय पे आप कर रहे हैं सर? हाँ, आई एम आल्सो डूइंग PhD। मेरा 3 सेमेस्टर अभी कंप्लीट हो गया है। पार्ट टाइम PhD कर रहा हूँ IIT रायपुर से। और मेरा जो टॉपिक है PhD का वो जस्ट ट्रांजिशन है। अभी जो ब्रॉडर टॉपिक है, ये द स्पेसिफिक टॉपिक इज जस्ट टू बी डिसाइडेड बाय द आवर गाइड। सर की एक जो पहचान है, जब हम लोग इनसे मिलते हैं तो जो ESG या सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो, इन विषयों पे सर की एक विशेष रूप से रुचि रखते हैं और हम उन विषयों पे आगे चलकर बात भी करेंगे। लेकिन सर, हम शुरुआत अभिमन्यु से करेंगे सर। जो अभिमन्यु ई मैगजीन है, आप उसको लेकर चल रहे हैं, स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पे आपने इसको लिया है और आज कोल इंडस्ट्री में इसकी एक पहचान बनी है अभिमन्यु क्वार्टरली मैगजीन की। तो सर, इसकी कैसे शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे मोटिव है और
क्या कुछ अभी तक हुआ है इसमें सर बताएं। अभिमन्यु की अगर बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि अभिमन्यु जो है एक मैगजीन नहीं, एक मूवमेंट है। और मेरा यह मानना था कि जैसे हम लोग मेडिकल में मेडिकल प्रोफेशन में जो होता है, जैसे कॉलेज भी होते हैं और डॉक्टर लोग वहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग भी करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उस तरह का व्हाई नॉट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन such kind of learning ecosystem can be developed in our organization. So in view of that perspective, under the leadership of CMDSCCL, we thought to start a magazine which can enhance the skill and knowledge of our employees. तो इस पर्पस को लेकर करके अभिमन्यु मैगजीन को 2003 में सितंबर में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट वॉल्यूम जो इशू हुआ था 2023 में, और अभी तक 8 वॉल्यूम्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर द 9th वॉल्यूम व्हिच इज ड्यू इन अक्टूबर। 9th वॉल्यूम विल बी इशूड। जो हम लोग का एसीसीएल का वेबसाइट है उसमें अभिमन्यु मैगजीन के नाम से एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कॉलम बना हुआ है, उसको क्लिक करने से आप जा सकते हैं। जनवरी 2025 में अभिमन्यु डैशबोर्ड भी स्टार्ट किए हैं। उस डैशबोर्ड में भी के थ्रू भी आप अभिमन्यु मैगजीन जितने भी न केवल जितने वॉल्यूम्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि सारे जो राइटर हैं, जो ऑथर्स हैं, जो मैगजीन है, उनका क्या थीम्स है, वो सारे चीज को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो डैशबोर्ड जो है अभिमन्यु, वो इसका एक एक्सटेंशन के जैसा है। इसमें जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसलिए लाया गया था कि P2P लर्निंग, अभिमन्यु PS to PS लर्निंग। अभिमन्यु का तो सारा डिटेल्स वहाँ है ही। अभिमन्यु डैशबोर्ड में जो है हम लोग PS to PS लर्निंग का भी सुविधा प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय अगर उसको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेरी है, तो वो उस डाउट को, क्वेरी को इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकता है, क्वेरी कर सकता है, और उस क्वेरी का जिसको भी जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आता होगा या जो उसके विशेषज्ञ होंगे उसका जवाब दे सकते हैं, और उसमें रेटिंग का भी प्रावधान है। तो जैसे जो आपका मूल जो मैगजीन है उसमें जो आर्टिकल्स लिखते हैं लोग, तो उसके लिए भी आप कुछ रिकॉग्निशन देते हैं, जो बेस्ट आर्टिकल या कुछ ऐसा है? और जहाँ तक रिवार्ड के सिस्टम का बात है, तो हर एक वॉल्यूम जो निकलता है उसमें 2 कैटेगरी में हम लोग रिवार्ड भी देते हैं। सीएमडी साहब के हाथों से दिलवाया जाता है 2 अवार्ड, जो एक क्रिटिक्स अवार्ड होता है और एक रीडर्स अवार्ड होता है। सर थैंक यू, बहुत डिटेल में आपने ये चीज़ों को बताया, और एक चीज़ तो इससे जरूर सामने आ रही है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये काम हो रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि अभिमन्यु के जो अंक हैं वो बहुत टाइमली प्रकाशित होते हैं, और जो जैसा सर ने बताया, जो इसमें अपनी रचनाएं भेजना चाहते हैं उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे रेगुलरली आती रहती है। उसमें लास्ट डेट भी लिखा रहता है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और जरूर ही हमारे वेबसाइट पे जाके पुराने अंकों को देखें। निश्चित रूप से बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस है उसके पन्नों से होकर गुजरना। आपका जो अध्ययन रहा है और चीज़ें रही इसको लेके, तो जो आजकल कुछ जो टर्म्स चल रहे हैं, जैसे एक तो है सर कि कोल इंडस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी का एक है सर, एक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है सर, तो ये बातें हम लोग आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी और कोल इंडस्ट्री कैसे हैंड टू हैंड चल सकते हैं, आप क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी, आई थिंक दिस इज वेरी relevant question in the present context, because ये सही है कि हमारा कोल अभी भी जो है बिजली का जो उत्पादन है मोर देन 70%, उसमें पूरे इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें मोर देन 70% जो है इलेक्ट्रिक कोल के द्वारा ही जनरेट होता है। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी, देश का एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें अहम भूमिका अदा करता है हमारा कोल इंडस्ट्री। मेरा यह मानना है कि हम लोग को अब सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जैसे जार्गन को छोड़ करके, मैनेजमेंट जार्गन को छोड़ करके रिस्पांसिबल एनर्जी पे बात चर्चा। वी शुड टॉक अबाउट रिस्पांसिबल इन टर्म्स ऑफ रिस्पांसिबल एनर्जी, थोड़ा सा वेदर इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अगर कोल माइनिंग भी, अगर कोल के द्वारा भी एनर्जी, अगर हम रिस्पांसिबल वे में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं,
तो nobody is going to question your why you are producing coal, isn't it? Yes. कोई पूछेगा क्या कि आपने कोल के द्वारा अगर हम डीकार्बोनाइजेशन, कार्बन का एमिशन एकदम मिनिमम कर करके नेट जीरो पे ला करके कंपनी को अगर कोल के द्वारा ही एनर्जी का हम ये कर पाते हैं रिस्पांसिबल वे में, तो nobody is going to ask why you are producing coal and why not energy is being produced by the renewable source of energy. Yes. Nobody will ask. जो ह्यूमन फ्लोरिशमेंट अभी तक का जो सिविलाइजेशन का हुआ है वो कोल में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कोल इज नॉट, मेरे अनुसार अगर इसको हम कोल एक्सट्रैक्शन को और कोल से जो एनर्जी बनता है उसको अगर हम लोग रिफाइन कर लें, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को अपना लें, तो ये आगे भी हमारा जो एनर्जी डिमांड को पूरा भी करता रहेगा और सस्टेनेबल वे में करता रहेगा, रिस्पॉन्सिबल वे में करता रहेगा। यदि सर ACCL में हम बात करें हमारे कुछ प्रयासों की जिसके जरिए हम लोग इन गोल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें सर कि हम लोग एज ए कंपनी क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग इस नेट जीरो हम लोग का भी एक टारगेट है कि कंपनी को हम लोग नेट जीरो बनाना चाहते हैं इन लाइन विद द नेट जीरो ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का 3 गीगावाट का टारगेट है 28-29 तक सोलर प्रोड्यूस कर करके, सोलर प्लांट एस्टैब्लिश कर करके 3 गीगावाट। इलेक्ट्रिकल 2 तरह का नेट जीरो होता है, कई लोग यहाँ पे मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक जो होता है कि नेट जीरो जो होता है जो आप जो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको कैसे आप कंपनसेट करते हैं, है ना, तो जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा एक जो होलिस्टिक होता है, जो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो CO2 निकल रहा है या जो ग्रीन गैस है, ग्रीन हाउस गैस GHG निकल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से निकल रहा हो, चाहे वो मीथेन इमिशन से निकल रहा हो, चाहे वो अदर सोर्स से निकल रहा हो, वो सारे को अगर करेंगे तो उसमें ज्यादा आपको सोलर का प्लांट सोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो कोल इंडिया का जो 3 गीगावाट का जो टारगेट है 28-29 तक, वो इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्टिव जितने कोल इंडिया लिमिटेड और उसके सब्सिडियरी जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं और उससे जो CO2 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है और उससे जो GHG ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहा है वो सारे कोई कंपनसेट कर देगा। वो सारे को एक जस्ट एनर्जी बैलेंस है ये कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले उसको हम लोग कैसे उस कार्बन डाइऑक्साइड को या तो एब्जॉर्ब कर ले या उसको डिकार्बोनाइज कर ले एक्टिविटी को, तो उसको कर रहे हैं। तो उसके लिए 28-29 तक कोल इंडिया का 3 गीगावाट सोलर प्लांट बिठाने का है। इन द सेम लाइन हम लोग का अगर हम लोग 625 मेगावाट सोलर अगर इंस्टॉल कर लें तो हम लोग भी नेट जीरो को अचीव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो और लेकिन हम लोग का एक स्टेप आगे हम लोग का जो फंक्शनल डायरेक्टर हैं और जो हमारे मार्गदर्शक CMD साहब का जो विजन है वो एक स्टेप आगे का है। वो कहते हैं कि व्हाई ओनली नेट जीरो, व्हाई नॉट नेट पॉजिटिव। तो हम लोग 700 मेगावाट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम लोग 700 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट एरियाज में, और हम लोग एक नेट पॉजिटिव कंपनी बन करके दिखाएंगे जो कि एक कोल इंडिया में यूनिक होगा। और इसके लिए काफी प्रयासरत भी हैं। ऑलरेडी हम लोग करीब 45 मेगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन 40 मेगावाट जिसमें कि ग्राउंड माउंटेड है विश्रामपुर और बैकुंठपुर क्षेत्र में, और 5 मेगावाट का जो विश्रामपुर भटगांव में जो 20 मेगावाट का है भटगांव के कैपेक्स मॉडल पे बना है, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट है। और 20 मेगावाट भी विश्रामपुर में है, 20 मेगावाट भटगांव में है, और उसके बाद 5 मेगावाट जो है रूफ टॉप सोलर का ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। 46 मेगावाट का जो है हम लोग जोहिला में लगाने वाले हैं, उसका ऑलरेडी टेंडर वगैरह सभी काफी एडवांस स्टेज पे है, वो भी ग्राउंड माउंटेड है। और जोहिला में और भी जोहिला जमुना कुतुमा में और भी हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का काफी हम लोग ग्रीन अमोनिया भी प्रोजेक्ट भी जोहिला में अभी उसका प्रयासरत है कि ग्रीन अमोनिया का एक प्रोजेक्ट ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट लाने को प्रयासरत है। इसके अलावा जो है एनर्जी एफिशिएंसी पे हम लोग काफी कार्य कर रहे हैं। और एनर्जी एफिशिएंसी अगर मैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एनर्जी एफिशिएंट AC
सारे जो फैंस सारे उसको हम लोग ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर चुके हैं। इवन जो है अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी टारगेट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग ऑलरेडी दीपिका में जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो वहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो वहाँ यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वो 10 to 20% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें उपयोग कर रहे हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने और कोल इंडिया से बहुत सराहना भी मिली अभी हाल के मीटिंग में। और उसके लिए एनआईटी में हम लोग क्लाउज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि जो भी आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो HEMM का हो, HEMM से ओबी निकालने का या कोल निकालने का हो, तो उसमें एटलीस्ट 20% जो व्हीकल होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्ट्रैक्टर को लगाना होगा। सर आज आपसे हमने बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जिसको बोलते हैं उस पर हमने आपसे बात की सर, और विशेष रूप से जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, नेट जीरो, तो आपके चेहरे पे जो उत्साह झलकता है वो आपका पैशन दिखाता है कि इस विषय को लेकर आप कितने समर्पित हैं और बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आए। सर मैं देखता हूँ कि आप हमेशा कुछ न कुछ कोर्सेज, कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में आपने कोई कोर्स या कुछ ऐसा कुछ किया है तो बताइए हम लोग को कि क्या कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए बड़ा मोटिवेटिंग है। यस, थैंक यू सनीस। मेरा मानना है कि द डे अ पर्सन स्टॉप्स लर्निंग ही बिकम्स ओल्ड। तो एक कहावत है कि अगर इस तरह से जीना हो तो इस तरह से जिए कि ये दिन जो है आपका आखिरी हो। और इसी तरह सेम उसके लिए एप्लीकेबल होता है कि अगर लर्निंग जो है, लर्निंग एक हैबिट है, उसको इस तरह से ले करके चलिए कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं, ताकि हमेशा आपका जो लर्निंग सीख रहे हैं वो मरते समय तक या फॉरएवर आपके काम आएगा। तो ये लर्निंग हैबिट इज एम्बेडेड इन राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। नेक्स्ट लीप से हाल ही में प्रोडक्ट मैनेजर फेलोशिप्स का कोर्स किया था, जिसमें कि सारे तरह के क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन थे। 3 महीने का कोर्स था। और उसी से नेक्स्ट लीप से उसके बाद जो मैंने डाटा एनालिटिक्स पे भी फेलोशिप का कोर्स किया 3 महीने का, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हेल्प करता है आपको डे टू डे आप जिस पोस्ट पे हैं, क्योंकि AI का युग है और अनलेस अंटिल यू आर इक्विप्ड विद ए प्रॉपर डाटा एनालिटिक्स यू कांट टेक बेटर डिसीजन। इसके बाद चूंकि आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरे जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिशन युग से गुजर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, एनवायरनमेंट ट्रांजिशन, और तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए जो है ये एनर्जी ट्रांजिशन जो हम लोग का एक विषय है, हम लोग का कई सारे माइंस भी हर एक साल बंद होते हैं, तो हाउ इट कैन बी डन स्मूथली एंड सस्टेनेबली सो दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, है ना, इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जस्ट ट्रांजिशन पे भी हाल ही में IIT कानपुर JRC उनका एक विंग है, उनसे मैं एक महीने का ऑनलाइन कोर्स किया था और सर्टिफिकेट कोर्स था, उसको जस्ट कंप्लीट किया हूँ। और फिलहाल मैं अभी अहमदाबाद से एक लीडरशिप पे भी ऑनलाइन का कोर्स कर रहा हूँ। बहुत बधाई, ये सीखने लायक है। विशेष रूप से सरकारी सेवा और ऐसे पद तक पहुंचने के बाद भी लगातार सीखते रहना निश्चित रूप से बहुत मोटिवेटिंग है। और मैं ये भी बता दूं सर के व्यक्तित्व का पक्ष कि सर ब्लॉग्स भी रेगुलरली लिखते हैं। किस नाम से है सर आपका वो ब्लॉग पोस्ट, यदि कोई पढ़ना चाहे? मेरे नाम से ही है, संजीव बिक्स पे मैं लिखता हूँ। कई सारे ब्लॉग्स लिखना आज के डेट में उतना ही सरल, बहुत ही सरल हो गया है। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं बिक्स पे लिखता हूँ, एक क्रिएट करना पड़ता है, वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है, तो कई सारे उसके प्लेटफॉर्म है। बिक्स है, वर्ड फाइल करके है, ब्लॉगर करके है, कई सारे आपके प्लेटफॉर्म है। आप किसी में जाकर करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कर करके आप एक स्पेसिफिक अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट पे, और उस पर आप लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इट गिव्स योर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एज वेल एज आप नॉलेज को शेयर करते हैं दूसरे के साथ। जब तक आप जीवित हैं तो जो भी आप whatever matters compels you to write something or to express your opinion about that matter or things,
you should express the things so that public can also can be acquainted with your views. Just कुछ दिन पहले मैंने लिखा था the urgent call for the organization Nexus of Goods, building of Nexus of Good for the organization. It is not a totally new concept. हमारे जो सेक्रेटरी कोल हुआ करते थे, वो भी एक बार नेक्सस ऑफ गुड का वो जो उनका नाम अनिल स्वरूप साहब, तो वो हमेशा एक ब्लॉग लिखते रहते हैं जो अच्छे कार्य आईएएस लोग कर रहे हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, हमारे कुल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो जो भी यंग आईएएस ऑफिसर हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो एक रिकॉग्निशन के जस्ट एज टू ऑफर रिकॉग्निशन, वो उनको मोटिवेट करने के लिए वो एक तरह का वो उन्होंने ही वर्ड को क्वाइन, मुझे जो याद लगता है कि उन्होंने क्वाइन किया था, हाँ, तो वो की ताकि वो जो भी आईएएस या जो आईपीएस ऑफिसर अच्छे काम कर रहे हैं वो अपने आप को अपलिफ्टेड महसूस करें और अच्छा कार्य करें। तो मेरा भी मानना है कि अगर this can be done in the administrative services, then why this cannot be replicated in our industry? तो हमारे इंडस्ट्री जो है, हमारा इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो ये है कि अच्छे लोग जो हमारे हैं, जो उन लोगों को कैसे आगे लाया जाए, है ना। तो अभी हमारा जो एससीसीएल का टॉप मैनेजमेंट है, जो भी फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं, सीएमडी सर हमारे हैं, वो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी है, जो जिससे हमको लगता है कि जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, जो अच्छे लोग को हम लोग आगे लाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत डेडिकेटेड हैं, विदाउट रिकॉग्निशन जो है डे इन डे आउट काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, व्हाई नॉट दे शुड कम इन द फोरफ्रंट, है ना। तो उन लोग को, मेरा मकसद भी वही है कि उस तरह के जो अनसंग हीरोज हैं उनको हम लोग फोरफ्रंट में लाएं। सर, जो ट्रेनिंग की बात हो रही थी और ये बात आई कि आपने भी सर कोल इंडिया की ट्रेनिंग से बेनिफिट लिया, बल्कि आप विदेशों में भी आपने अटेंड किए, सर क्या कुछ था वो और कैसा अनुभव था सर जब आप विदेश गए कोल इंडिया के उससे? Yes, I am privileged. I feel very much privileged that company has given me opportunity to visit 2 foreign tours. अच्छा। One was in the year 2016, जिसमें कि एक CIL का डेलीगेशन गया था चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक में जो क्या हम लोग उनसे माइनिंग के रिस्पेक्ट में, कोल माइनिंग के रिस्पेक्ट में किस तरह का कुछ अगर एमओयू कर सकते हैं, मोनो रेल हुआ या इस तरह के जो भी कई सारे जो वहाँ पे जो क्वालिटी के भी वहाँ पे कई माइंस हम लोगों ने विजिट किया था। हमारे डायरेक्टर उस समय कुलदीप प्रसाद साहब डायरेक्टर टेक्निकल थे, और सारे सब्सिडियरी से, इस सब्सिडियरी से कुलदीप प्रसाद साहब और मैं था एससीसीएल से, और अदर सब्सिडियरी से भी सारे एक लोग थे हायर मैनेजमेंट के। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दिया था, और वहाँ पे वहाँ की टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने सीखा था, और वही बहुत कई सारी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कोल इंडिया में अपनाया भी गया। और सेकेंड, रिसेंटली मुझे अवसर मिला जाने का, लंदन यूके जाने का मिला था। वो किस विषय पे? उसमें हमारे जो रिस्पेक्टेड मुकेश चौधरी साहब डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप में हम लोग गए थे। मैं था और एक एमसीएल से भी थे, दूसरे सब्सिडियरी से भी थे। तो इसमें जो है रिन्यूअल पे जो खासकर जो सोलर और विंड एनर्जी पे जो यूके काम कर रही है, तो उसको हम लोग देखने गए थे, और अदर्स रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है। और दूसरा जो है वहाँ पे एक जो कंसेप्ट आ रहा है, जो जैसे कि एक स्टॉक होता है, एनर्जी स्टॉक, कोल स्टॉक जो एक कैसे बनाया जाए, उस पे एक वहाँ पे एक क्योंकि जो आपका कोल का जो प्राइस होता है ना, अगर कोल जैसे कि आप स्टॉक जो जनरल स्टॉक मार्केट होता है तो प्राइस रेगुलेट करने का काम करता है, तो कोल भी जो है, चूंकि कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी होता है जहाँ पे, तो कोल के प्राइस को कैसे एक रेगुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोल स्टॉक को किस तरह से एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल उस समय जो है एक कोल स्टॉक बनाना चाह रही थी कि हम अपने, और ये काफी एडवांस स्टेज में है। आप हम आई एम श्योर दैट
coal stock in India will be, you will see the coal stock in India very soon. तो उस परस्पेक्टिव में हम लोग गए थे और वहाँ टॉप मैनेजमेंट्स के, वहाँ के जो यूके की टॉप मैनेजमेंट जो ये सब रिन्यूएबल्स में या और कोल स्टॉक में जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से हम लोगों ने मुलाकात की थी और उनसे मीटिंग हुआ था और उनसे कई सारे प्रश्न हुए थे, जो क्या क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आएंगे और कैसे हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। तो इस विषय पे चर्चा हुआ था 2024 जून में गया। ओके, ग्रेट। बड़ा अच्छा लगता है कि कोल इंडिया जो कि अभी देश के टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। अभी पिछले सप्ताह BT 500 जो अभी जस्ट रिलीज हुआ है, उसमें कोल इंडिया जो है 9th most profitable company, 9th most profitable in India. This is the first time in the history of India. Yes. और बड़ा गौरव का। और हमारे सबसे मोटिवेटिंग ये था कि हमारे जो रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब प्रसाद साहब हैं, उनका फोटो फ्रंट BT 500 जो ये फ्रंट पेज है उसमें आ रहा है। तो दिस इज much more related, very much more related. जो उसको देखे, all employees of Coal India Limited, every employees of Coal India Limited is feeling so much elated. जी बिल्कुल। वो कवर पे माननीय चेयरमैन सर की तस्वीर देखना डेली एक किक दिया है, इसने उत्साह दिया है सभी लोगों को, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक। It will serve as a great motivation for all the new generation. Yes sir. सर एक प्रश्न, जिस जगह पे आप अभी काम कर रहे हैं सर, TS to CMD के पोस्ट पर सर आप काम कर रहे हैं, वहाँ से सर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखती है, कंपनी की दिशा भी दिखती है, आप डेली प्रोडक्शन चीज़ें क्या हो रही है क्या कुछ। सर मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि सर ACCL एज ए कंपनी इसके फ्यूचर को लेके और चीज़ों को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं सर? This is important also as far as working as a TS to CMD, so this question is very relevant also. तो 2023-24 में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हाई स्कोर प्रोडक्शन 187.4 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था और डिस्पैच भी 170 प्लस डिस्पैच किया था। लेकिन 24-25 में हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, मेनली लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण, कुछ बारिश का भी इफेक्ट था। लेकिन और अभी फर्स्ट क्वार्टर में, अभी 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग टारगेट से थोड़ा पीछे थे। लेकिन सीन इज चेंजिंग, आई कैन assure you that we are going to witness a very bright future of ACCL in the days ahead. क्योंकि जो माइनिंग का जो मेन रॉ मटेरियल लैंड होता है, वो उसमें हम लोग को काफी ब्रेक थ्रू मिला है हाल के महीने में, रिसेंट इस फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर करके, मोस्टली मार्च से लेकर करके अप्रैल से लेकर करके जून जुलाई तक का जो पीरियड रहा है, उसमें लैंड एक्विजिशन, लैंड पोजीशन में काफी ब्रेक थ्रू हुआ है। इसमें हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री रेड्डी साहब का आगमन था, वो एक बहुत बड़ा शुभ पैगाम लेकर के गया है। और प्लस जो सतीश चंद्र दुबे साहब जो कोयला मंत्री राज्य के हैं, तो वो उनका भी मार्गदर्शन, और हमारे CMD साहब का जो एक जो थ्रस्ट है आने के, क्योंकि वो उनको मालूम था कि अगर ACCL को की नैया को अगर पार लगाना है तो हमको पहले लैंड पोजीशन के समस्या को सबने ये चीज को निवारण करना होगा। और आने के साथ ही हमारे जो दुहान से CMD साहब है, उनका केवल एक ही थ्रस्ट था, शुरू से एकदम काफी मेहनत की है, और उसका एक परिणाम है कि हम लोगों ने काफी लैंड पोजीशन किया इस 3-4 महीने में। माने हिस्ट्री है, एक तरह से हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। दीपका में हम लोगों ने मोर देन 45, वो मलगांव जो है फास्टेस्ट शिफ्टिंग हुआ है। मलगांव जो एक विलेज था दीपका में, वो उसका हम लोगों ने एक लिख करके लिटरेचर भी लिख करके यूनिवर्सिटी को दिया है कि ये हिस्ट्री है जो कि सबसे फास्टेस्ट जो है ACCL के इतिहास में, इवन कोल इंडिया के इतिहास में जो गांव का विस्थापन किया गया है, वो सबसे तीव्र गति से किया गया, और वो भी स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान रखते हुए। हाँ, सभी का मतलब हम लोग का हम लोग जो है उस तरह से कोल माइनिंग, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग इसमें आपका ट्रस्ट ही है मेन जो है। अगर ट्रस्ट आप खो देते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो आगे आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
तो जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स जो लैंड ऑनर्स है ना, पैप्स प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं। उनके साथ हम लोग चीट कर करके कुछ नहीं कर सकते। उनका ट्रस्ट के साथ ही हम लोग उनको साथ, उनके अपलिफ्टमेंट हम के साथ ही हम लोग आगे जा सकते हैं। सर एक आखिरी प्रश्न के रूप में, जो कि आप एज ए जीएम काम कर रहे हैं सर, यंग ऑफिसर्स कोल इंडिया से यंग मैनेजर्स जुड़े हैं सर, और हम जो देख रहे हैं जिस हिसाब से लोग ये हो रहे हैं, हम लोग का जो एवरेज एज है, इन लोगों को आने वाले समय में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी होगी। तो आप किस तरह से देखते हैं इनके रोल को, और क्या कुछ आप चाहते हैं कि ये पीढ़ी किस तरह से लीडरशिप के लिए अपने आप को तैयार करे? दिस इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन आई थिंक, बिकॉज दे आर द पर्सन, द यंग, जो भी जेन जेड बोल रहे हैं या जेन जी बोलते हैं उनको, they are the person who have to shoulder the responsibility in the future and have to let this organization far ahead। और उनका समय जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, डिजिटल ट्रांजिशन, जैसे जस्ट मैंने बताया, एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांजिशन, प्लस जो सप्लाई चेन ट्रांजिशन भी, कई तरह से ट्रांजिशन हो रहे हैं, प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी एक दौर चल रहा है, इंस्टेबिलिटी का। आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन और ये सब जो सारे तरह जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो they are facing they have to face lots of challenges in the future। और इसलिए उनको उस तरह से एक डेवलप करना होगा, उनमें एक लीडरशिप डेवलप करना होगा, ताकि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा सके आगे। और इसके लिए जो है एक, हालांकि कोल इंडिया जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक हम लोग का ये है, के माध्यम से हम लोग एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग करा सकते हैं। अभी हमारे जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में अभी कोल इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत लेनियंट, बहुत ही जो है ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव को अच्छे जगह ट्रेनिंग कराया जा रहा है। आप भी कहीं गए हैं सर फॉरेन ट्रेनिंग में? आपको हाँ, मुझे भी उसके बारे में थोड़ा बताएं सर, बीच में विषयांतर होगा लेकिन थोड़ा उसके। हाँ, मैं इस पे आऊँगा, जस्ट मैं आपका पहला क्वेश्चन का जवाब दे दूँ तो वो जो है अभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे IIM हो, XLRI हो, प्लस जो और भी जो इंस्टीट्यूट हैं, कई के जो मैनेजमेंट और लीडरशिप के जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट इंडिया में, अब्रॉड में है, वहाँ जो है बहुत से मतलब बल्क में एग्जीक्यूटिव्स को भेज रहे हैं, ताकि इक्विप हो सके, वो एग्जीक्यूटिव्स जो इक्विप्ड हो सके फॉर फेसिंग द फ्यूचर चैलेंजेस। तो और हम लोग लोकल लेवल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग का XCCL के लेवल पे मैंने ही एक तरह से एक पहल लिया था, जो कि अभिमन्यु डैशबोर्ड के PS to PS लर्निंग, क्योंकि मैंने एक देखा था कि गूगल जो है, गूगल जो G2G लर्निंग, उनका दावा है गूगल्स वाले का कि वो लोग 80% ट्रेनिंग जो है G2G लर्निंग के द्वारा करते हैं। और ये G2G लर्निंग जो है गूगल टू मैंने उनका भी जस्ट पीयर टू पीयर लर्निंग का ही नाम केवल जस्ट अंतर है। G2G लर्निंग जो है वो 2007 में ही स्टार्ट किए थे। हाँ, और हम लोग तो अभी काफी लेट हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तो वी आर ट्राइंग, और काफी अच्छा रिस्पांस भी है। लोग पूछते भी हैं, क्वेश्चन करते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग में, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, हम लोग जो एक अभी मेंटर मेंटी कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किए थे पिछले साल, जिसमें कि एरिया लेवल पे भी और हेडक्वार्टर लेवल पे भी हमारे फंक्शनल डायरेक्टर साहब, हमारे CMD साहब और इवन एरिया जनरल मैनेजर्स एरिया में, वो सारे लोग जो है यंग एग्जीक्यूटिव्स को बुला करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे उन्हीं से प्रेजेंटेशन भी करवाते थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, ताकि उनका लीडरशिप डेवलप हो सके। और ये काफी जो है बड़े स्तर पे चला। और अभी हम लोग फिर से आई एम हैप्पी टू शेयर दैट अपने अभी जो प्रेजेंट CMD सर है, रोहन साहब हैं, उनके नेतृत्व में अब हम लोग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं CMD कनेक्ट करके, जिसमें कि एक अलग कंसेप्ट है, बहुत ही विलक्षण या अद्भुत कंसेप्ट साहब ने बताया है, साहब के मार्गदर्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक पहले तो हेडक्वार्टर लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसमें 3-4 बैच बनाएंगे 20-25 यंग एग्जीक्यूटिव्स का, और उसमें
वो पहला तो जो सेशन होगा ओपन डिस्कशन होगा, उसमें सीएमडी साहब रहेंगे और मैं रहूँगा और सारे यंग एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे उस बैच के, और वो ओपन वो उनको ये भय नहीं रहेगा कि मैं सीएमडी साहब से बात कर रहा हूँ, वो ओपन एंडेड डिस्कशन कर सकते हैं कि व्हाट दे आर फेसिंग और व्हाट चेंजेस दे वांट टू ब्रिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि प्री ऑक्युपाइड रहते हैं अपने एटीट्यूड से कि हम लोग कि वो लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में हम लोग नहीं ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो जब ओपन डिस्कशन होगा, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग किस तरह से इंडस्ट्री को देखते हैं और किस तरह का चेंज करना चाहते हैं, तो उनके भी पर्सपेक्टिव से हम लोग रूबरू होंगे। और उसके बाद जो है पहला सेशन तो ये होगा कि जस्ट सेकेंड में जो उभर के आएंगे जो प्रॉब्लम, जिस तरह के प्रॉब्लम मान लीजिए कि जो कि हमारे इंडस्ट्री को की छवि को खराब कर रहा है, और कैसे उस प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस तरह से तैयार करेंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक फिर उसमें सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक फ्रेमवर्क डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तैयार करेंगे, एक उन्हीं के द्वारा वो लोग तैयार करेंगे और उसको तीसरे प्रेजेंटेशन में फिर वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके सीएमडी सर को और सारे एफडीज को दिखाएंगे, और उसको अप्रूव होने से उस जिस भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का या क्षेत्र रहेगा, जो डोमेन रहेगा, उसको वो एक तरह से जो हम लोग एफडीज में जिस तरह से स्वीकृति करते हैं या बोर्ड करते हैं, तो उसका भी सैंक्टिटी उसी तरह का रहेगा। इसे अगर जो है इसे सीएमडी कनेक्ट के थ्रू अगर कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन आया है या जो चेंज करना चाहते हैं, अगर इसका कुछ ब्लूप्रिंट आया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी उसी तरह होगा जैसे कि एक एफडीज में अगर किसी चीज का अप्रूवल, किसी एक वस्तु विषय पे अप्रूवल होता है, हाँ, तो उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग फिर दूसरे बैच से करेंगे, इस तरह से फिर हेडक्वार्टर से एरिया लेवल तक और सारे, ताकि एक सारे यंग लोगों को हम लोग कनेक्ट कर पाए। यस, तो सर से आज जो हमारी चर्चा हुई वो बहुत अलग अलग आयामों को छूती हुई हमारी चर्चा रही, जिसमें हम लोग शुरू किए लर्निंग को लेके और आपने बहुत अपने अनुभव साझा किए कि भाई आप किस तरह से कोर्सेज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स से लेके बहुत सारी बातें हुई, और हमने आपसे सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो इन कॉन्सेप्ट्स पे भी बात की, और अंत में आपने हमें सर एसीसीएल के फ्यूचर के बारे में बहुत सकारात्मक जानकारियाँ दी हैं और बहुत उत्साहजनक है ये सभी हम सभी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने समय निकाला है हमारे एसीसीएल पॉडकास्ट के लिए। I would just like to thank you also that it's a great initiative and perhaps it has been taken by you। और ये जो पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, ये भी एक माध्यम बनेगा जो यंग एग्जीक्यूटिव हमारे हैं या जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको एक मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। तो I once again thank you and congratulate you for initiating such an innovative podcast at ACCL। Thank you sir। तो साथियों, ACCL पॉडकास्ट ऊर्जावाणी का दूसरा एपिसोड यहीं तक। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।